जय दोस्तों, वेलकम टू तरगाई स्पीसीएस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आज से मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर चालू करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री नेक्स्ट आने वाले 10 लेक्चर्स होंगे, उसके 10 से 12 लेक्चर जितने भी लगेंगे, बट मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे हम, ताकि प्री आपका ईजी हो जाए। जितना ईजी कर सकते हैं उतना ईजी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आज एडवेंट ऑफ यूरोपियन से चालू करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की एक्चुअल कहानी जो स्टार्ट होती है वो 1498 से चालू होती है, जब वास्को डी गामा इंडिया आते हैं। लेकिन इस स्टोरी को फॉलो करने के लिए पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में हम 6th सेंचुरी पे जाते हैं। 6th सेंचुरी में जो आज की अरब कंट्री है, जो अरेबियंस पार्ट है, उसमें पूरा रोमन एम्पायर्स का दबदबा था। लेकिन 7th सेंचुरी आते आते ये रोमन एम्पायर की डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन का एक कारण रहता है, रोमन्स इजिप्ट पे हमला करते हैं। इजिप्ट पे हमला करने की वजह से वहाँ पे जब वॉर होती है तो पर्शियन जीत जाते हैं। पर्शियन जीतने की वजह से वो पूरा इजिप्ट और अरब पार्ट में कब्जा कर लेते हैं और रोमन्स को भगा देते हैं। इसकी वजह से जो ट्रेड रूट था इंडिया का और यूरोप का, वो पूरा कट जाता था। टोटल 2 ट्रेड रूट थे। एक ट्रेड रूट था सी, जो रेड सी होके आता था। दूसरा लैंड रूट जो पर्शिया होते रशिया जाता था। लेकिन पर्शियन का कब्जा होने की वजह से यूरोप को यहाँ से जाने नहीं देते थे। और लैंड रूट पे भी जो सी रूट था, जो रेड सी होते हुए इंडिया को टच करता था, उस पर भी पर्शियन का कब्जा और अरेबियंस का कब्जा होने की वजह से डायरेक्ट कोई कनेक्शन इंडिया के बीच में रहा नहीं। तो 8th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 14th सेंचुरी आते आते यूरोप और इंडिया का ट्रेड मिडिल मैन मुस्लिम जो थे वो करते थे। तो जो भी ट्रेड होता था, चाहे वो सिल्क का ट्रेड हो, चाहे स्पाइसेस का ट्रेड हो, ये सारे उनको बढ़ा चाके 10 से 15 गुना ज़्यादा भाव में बेचते थे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता था उनका। लेकिन 15th सेंचुरी आते आते यूरोप आगे बढ़ने लगा, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट होने लगे। शिप बिल्डिंग में आगे आ गया, साइंटिफिक एग्रीकल्चर्स और साइंटिफिक क्रॉप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से वो काफ़ी आगे लगा। 2 चीज़ मेजर रहती है। एक तो शिप बिल्डिंग, यूरोप शिप बिल्डिंग में आगे आने लगा क्योंकि वहाँ पे शिप बनाने के लिए जो पेड़ रहते थे वो काफ़ी यूरोप में मिल जाते थे। दूसरा नेविगेशन में काफ़ी आगे हो गया 15th सेंचुरी तक आते आते। तो उन्होंने एक ड्रीम रखा कि अब हम वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करेंगे विदाउट एनी इंटरमीडिएशन। तो 14th सेंचुरी 1440 तक वहाँ पे क्रिश्चियन डोम, मतलब क्रिश्चियन डोम इन द सेंस द सिटी, रेफर ऐसे कर सकते हैं। क्रिश्चियन डोम का मतलब क्या होता है? रेफर एज क्रिश्चियन वर्ल्ड इन द सेंस क्रिश्चियन मेजोरिटी। जहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी होती है उसको क्रिश्चियन डोम बोला जाता है। तो वो लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा, और उसको लीड कौन करता है? पुर्तगाल तब में इस क्रिश्चियन डोम को लीड करता था। और उसमें भी पुर्तगाल के जो राजा थे प्रिंस हेनरी, उनको नेविगेटर भी बोला जाता, वो इस चीज़ को लीड करते थे। तो उन्होंने 2 ड्रीम रखे थे। एक तो वेस्ट को ईस्ट के साथ कनेक्ट करना, दूसरा था कि हम रिलीजियस अपना पॉपुलर करेंगे ईस्टर्न साइड में। लेकिन उनका ड्रीम पूरा ना हो सका। वो 13 नवंबर 1460 को उनकी डेथ हो जाती है। तो डेट याद रखना, 1460 तक उनकी डेथ हो जाती है। तो ड्रीम तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन काम चालू रहा उस ड्रीम को पूरा, क्योंकि पूरा यूरोप ये चाहता था कि पूरा यूरोप पैसे और शिप देने के लिए तैयार था, बस कोई पर्सन इनिशिएट करे और जाके ईस्ट को वेस्ट के साथ कनेक्ट करे। तो क्या होता है कि 14 बार्सिलोना डियाज कितने 1488 में कैप ऑफ गुड होप्स तक आते हैं। ये कहाँ तक आते? कैप ऑफ गुड होप्स। तो एक रूट जो था चालू हो गया, मतलब उन लोग ढूंढना चालू कर दिए। तो 1488 तक आते आते ये कैप ऑफ गुड होप्स तक पहुंच जाते। कौन पहुंचता है? बार्सिलोना डियाज। और ये पहुंच के उसका नाम देते हैं कैप ऑफ स्ट्रोम। लेकिन जॉन वन जो पुर्तगाल के बाद में राजा बने, उन्होंने उसका नाम दिया कैप ऑफ गुड होप्स। तो 1488 के बाद क्या होता है? 1494 में ये क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकलते थे, लेकिन ये थे इटली के। क्वेश्चन भी पूछा है IAS के क्वेश्चन में कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो कौन से देश के निवासी थे? तो ये इटली के थे। एक्चुअल इनका जो बेस ये इटली के थे। और स्पेन इनको स्पॉन्सर्स किया था शिप और मनी, और ये जाने के लिए तैयार थे। तो ये निकलते हैं स्पेन से और ये पहुंच जाते हैं इंडिया आने की जगह। ये शिप इनकी चली जाती है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में ये पहुंचते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं इंडिया आ गया हूँ।
और वो एक्चुअल में इंडिया तो पहुंचे नहीं थे, वो पहुंचे थे नॉर्थ इंडिया में। वो देखते कि नॉर्थ इंडियंस और इंडियंस की स्किन, जो नॉर्थ अमेरिका था वहाँ की स्किन और इंडियंस की स्किन सेम मतलब मिलती, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने रेड इंडियंस। साथ में वेस्ट इंडीज भी, तो मानने की जगह उन्होंने उसका नामकरण कर दिया कि ये ठीक है। उसी टाइम में जब ये यहाँ पहुंचे, तो अब स्पेन को पता चला चलो नए लैंड की तो नए चीज़ों की खोज होगी, नए जगह पे हम पहुंच गए, तो उन्होंने एक ट्रीटी कर ली। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ट्रोडेसिला। याद रखना 1494 में हुआ था। ये ट्रीटी क्या थी, ये ट्रीटी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ट्रीटी में क्या होता है, यूरोप बोल रहा हूँ, स्पेन और पुर्तगीज के बीच में एक डील होती है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है। कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन रहती है कि जो भी नॉर्थ अमेरिका साइड होगा, मतलब नॉर्थ अमेरिका के साइड होगा, वहाँ पे सारा कंट्रोल और कॉलोनीज जो है स्पेन की होगी। तो आप आगे जाके देखेंगे कि जो स्पेन की कॉलोनी थी वो पूरा साउथ अमेरिका, पूरा यहाँ पे, और ये पार्ट में पूरा नॉर्थ अमेरिका में, मतलब अमेरिकन साइड में पूरी उसकी कॉलोनीज थी। और जितनी भी कॉलोनीज ईस्टर्न पार्ट में थी वो पूरी पुर्तगीज की थी। और ये इमेजिनरी लाइन एक्चुअली बस बोला था कि वेस्टर्न पार्ट में आप रहेंगे, ईस्टर्न पार्ट में हम रहेंगे, डिसाइड नहीं हुआ था, बस एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया था। वास्को डी गामा 1494 में आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी कोलंबस। उसके बाद वास्को डी गामा, अब तो कैप ऑफ गुड होप्स तक का रास्ता पता था। 1497 में, यार डेट याद रखना, 1497 में वास्को डी गामा निकलते हैं कहाँ से, पुर्तगाल से। कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। वो निकलते पुर्तगाल से और पहुंचते कैप ऑफ गुड होप्स तक का रास्ता तो पहले भी पता चल गया था, लेकिन वो आते कैप ऑफ गुड होप्स। बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक मिशन करते हैं ना, तो वो मिशन करने में एक ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मार्स मिशन करना है, तो मार्स मिशन में हम डायरेक्ट तो ह्यूमन भेज नहीं सकते ना, या फिर डायरेक्ट कोई पहली बार में तो जाता नहीं है। पहले एक सैटेलाइट जाएगा जो उसके ऑर्बिटर में जाएगा, फिर एक ड्रोन जाएगा जो उसको सर्वे करेगा, तीसरा कोई रोवर जाएगा जो जाके वहाँ के मिट्टी उठाएगा और फिर पता करेगा कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद एक एनिमल भेजा जाता है, उसके बाद एक ह्यूमन को लैंड कराया जाए। तो इस टोटल प्रोसेस का जो रहता है वो 100 से 50 से 100 साल, 100 से 150 साल भी हो सकता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे खोज चालू हुई 1450 में, और पहुँचते पहुँचते इंडिया 1498 लग गया। उसमें भी बहुत लोग आए, आधे रास्ते से लौट गए, जैसे कि कैप ऑफ गुड होप्स तो बार्सिलोना डियाज ने ही खोज लिया था। तो क्या होता है, वास्को डी गामा आते हैं कैप ऑफ गुड होप्स से ये पहुँचते यहाँ पे पहुँचते हैं, इनको मिलते हैं कुछ गुजराती ट्रेडर्स। जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं गुजराती ट्रेडर्स, तो उनको हो जाता है कि चलो अब तो इंडिया के मैं पास हो गया हूँ। तो वो जब यहाँ से और क्या करते हैं, ये कुछ पैसे देते हैं गुजराती ट्रेडर्स को, मारते पीटते धमकी देते, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ी फौज भी जाती है, 3 शिप लेके जाते हैं अपने साथ ये, और ये सीधा पहुँचते हैं यहाँ पे। यहाँ से गुजराती ट्रेडर्स को उतारते हैं। उस गुजराती ट्रेडर का नाम याद रखना, अहमद बिन मस्जिदी। ये क्वेश्चन पूछता है कि वो गुजराती ट्रेडर का क्या नाम था जो कैलीकट पोर्ट पे वास्को डी गामा के साथ आया था, तो उनका नाम था अहमद बिन मस्जिदी के साथ ये पहुँचते हैं कहाँ, कैलीकट के पोर्ट पे। जब ये कैलीकट के पोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ के राजा जमोरियंस उनका नाम नहीं था, उनका नाम कुछ और था, वो जमोरियंस के राजा थे। तो जमोरियंस के जो राजा थे वो इनका वेलकम इसलिए करते कि चलो नया पर्सन आया है, ट्रेड करूंगा, इनको और महंगे दाम में मैं सामान बेचूंगा, इसलिए उनका ये स्वागत करते। तो जो वास्को डी गामा थे वो 3 महीने रहते, 3 महीने कहाँ रहते हैं, 3 महीने वो कैलीकट में रहते और ढेर सारा स्पाइसेस, सिल्क, बहुत सारे सामान लेते, और लेके वो फिर 3 महीने बाद वापस कहाँ जाते हैं, पुर्तगीज, और उसको 20 गुना ज़्यादा दाम में बेचते हैं। 20 गुना जब ज़्यादा दाम में बेचते हैं, मतलब एक्चुअल जो उनको पहले पड़ा था, मतलब फिर भी उनको प्रॉफिट हुआ, यूरोपियंस को भी प्रॉफिट हुआ उस 20 गुना दाम बेचने के बाद भी। तो पुर्तगीज गवर्नमेंट खुश हुई कि भाई चलो अब तो रूट भी पता चल गया, ट्रेड भी हो गया, इतना महंगा मतलब सस्ते में सामान भी मिल गया। फिर क्या होता है, 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैल्वियास, पेड्रो नाम याद रखना, पेड्रो सितंबर 15 को इंडिया आते हैं और अपना एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कैलीकट में। तो पहली फैक्ट्री उनकी स्टैब्लिश होती है कहाँ पे, कैलीकट में। कौन करता है, पेड्रो अल्वरेज। 1500 में जो इंडिया आते हैं, सेकंड पुर्तगीज जो इंडिया में आते हैं, और वहाँ पे मचता है हंगामा, किसके साथ,
कैलिकट जो जमूरियंस थे उनके साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, साथ में किससे लड़ाई होती है, अरेबियंस के साथ हो जाती है, गुजरातीस के साथ हो जाती है। तो काफ़ी इसमें पुर्तगाली मारे जाते हैं। तो ये जो पेड्रो अल्वारेस क्या करते हैं, जो अरब में अरेबियंस के जो शिप रहते हैं उनको मार देते हैं, मतलब बम से उड़ा देते हैं। तो इसमें काफ़ी झगड़ा होता है, मतलब काफ़ी वॉर हो जाते हैं। फिर वास्को डिगामा वापस आता है, जब देखते भाई 3 साल हो गए, 3 साल में पैसा खर्चा, वास्को डिगामा वापस आते हैं। कब आते हैं, 1501 में। तो टोटल 3 बार वास्को डिगामा इंडिया आते हैं। तो दूसरी बार कब आते हैं, 1501 में। 1501 में जब ये कैलिकट वापस आते हैं तो जमेरियन इनको रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने से, कि भाई अब तो हम तुमको नहीं लेंगे, जाओ तुम, तुम्हारे जो साथी आए थे वो तो काफ़ी हंगामा मचा के गए। तो एक्सेप्ट कर नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे स्टे करते हैं और गोवा भी जाते हैं। तो वहाँ से काफ़ी सामान लेके वापस चले जाते हैं अपना ट्रेड करके। अब उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी यहाँ की। जब वास्को डिगामा आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि वास्को डिगामा ने काफ़ी कैलिकट में अपनी इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, गोवा में भी स्टैब्लिश की। तो ये तो 1-2 काम करके जाते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, ये पहले गवर्नर रहते हैं। पहले गवर्नर ले लो या पहले वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज कंपनी के पहले, ये 3 साल के लिए गवर्नर बनाए जाते हैं। 1505 से लेके 1508 तक रहेंगे ये गवर्नर। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ये आते हैं, इनको फुल मतलब वहाँ की जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट थी इनको फ्री हैंड देती है कि आप जाओ और वॉर करो, टेरिटरी अक्वायर करो और फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, फोर्ट्रेस बनाओ। ये पूरी ट्राई करते हैं और अपना पूरा डोमिनेशन करते हैं और बोलते हैं अरेबियंस को इंडियन ओशियन में से भगा दो। ये पुर्तगाली के गवर्नमेंट का ये इनको इंडिकेशन था कि भाई आप जाके पूरी अपनी कोशिश कीजिए कि कैसे भी अपना डोमिनेशन इंडियन टेरिटरी पे बैठाइए। तो इनका वॉर होता है कितने में, 1507 में इनकी वॉर हो जाती है। क्या होता है, बैटल ऑफ द्यू। 1507 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ द्यू, जिसमें ये हार जाते हैं और हारने के साथ साथ इनके बेटे की डेथ हो जाती है। और ये क्या करते हैं, इनकी बेटे की डेथ हो जाती है तो काफ़ी दुखी रहते हैं। क्या होता है उसके बाद इनका वॉर किससे होता है, मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको। इनका वॉर होता है इजिप्ट और गुजराती ट्रेडर्स के साथ। इजिप्टियन ट्रेडर्स और गुजराती ट्रेडर्स वर्से और अरेबियंस भी थे। तो इनका वॉर होता है, लेकिन 1 साल बाद वापस ही इन्हीं लोगों के साथ वॉर होता है और ये जीत जाते हैं। और जीतने के बाद ये अप्लाई करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली जो इंडियन ओशियन था उस पर एक पॉलिसी ये लाते हैं कि कार्टेज सिस्टम है बेसिकली, कि अब जो भी इस ओशियन में ट्रेवल करेगा उसको बिना हमारे परमिशन के कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, बिना हमारे परमिशन के कोई ट्रेड भी नहीं कर सकता। तो ये इसकी वजह से मतलब फिर 1500 ये हो जाता है कि पास कार्टेज सिस्टम ला देते हैं। उसके बाद आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर। अल्फांसो दी अल्बुकर 1509 में ये गवर्नर कहाँ के बनते हैं, पुर्तगाली गवर्नर इंडिया में जो दूसरे रहते हैं। और इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया करते हैं। जो एक्चुअल पावर थी इंडिया में इन्होंने ही लाया। तो बेसिकली क्या क्या इन्होंने किया मैं बता देता हूँ। पहला, इन्होंने स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल इन इंडियन ओशियन। सारे जगह जितने भी एंट्रेंस पॉइंट थे ट्रेड के थ्रू सी, उन पे अपना इन्होंने एक स्टैब्लिशमेंट किया और कोशिश की कि कोई भी अगर इस इंडिया में ट्रेड करना चाहे तो बिना इनके परमिशन के कोई न कर पाए। देखो यहाँ पे भी लिखा बेसिस ऑल एंट्रेंस ऑफ द सी। सारे जगहों पे इन्होंने सी में बेसिस बना दिए जहाँ पे एंट्रेंस हो सकता था। और स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है ईस्ट अफ्रीका, मलक्का, ओमर्स और मलाबा और रेड सी में स्ट्रॉन्ग होल्ड मान लिया, जहाँ पे इनके परमिशन के बिना कोई ट्रेड भी नहीं कर सकता। इसलिए इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है पोर्तुगीज का। एक इनका मेजर था 1510 में, ये क्या करते हैं, गोवा को जो बाद में जाके इनका हेडक्वार्टर भी बन जाता है और लास्ट में ये लोग गोवा ही छोड़ के जाते हैं। गोवा को इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से जीत लेते हैं और इस गोवा को एक्वायर कर लेते हैं। तो इसलिए इनको रियल पावर पोर्तुगीज फाउंडर कहा जाता है इंडिया में। और ये क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी सेम वही था, बट इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाए उन्होंने और स्ट्रिक्ट किया। चाहे ये
फिर परमिट सिस्टम मुगल्स पे भी अप्लाई करने लगे ये लोग। और इनका मेजर ऑबोल्यूशन ऑफ सती, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो फर्स्ट ऑबोल्यूशन ऑफ सती कौन किया, तो अगर ऑप्शन में आपको ये दे दे कि अल्फांसो दी अलबकर, तो आप उस पर टिक करके आइएगा। आते हैं फिर मेन एक चीज और था इसमें, जो भी पोर्तुगीज थे जो इनके टाइम में इंडिया आए थे घूमने के लिए, अल्फांसो दी अलबकर के टाइम में इंडिया आए थे घूमने में, वो इंडिया में ही रहने लगे मतलब विलेज के लैंडलॉर्ड्स बनने लगे ये लोग। नए नए रोड्स इन्होंने बनाए, इरिगेशंस के नए नए तरीके इंट्रोड्यूस किए, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया, टैबैको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कैशू नट, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की और इंडिया में ही रहने लगे। और इसके थ्रू डायरेक्ट ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट कर लिया इन लोगों ने यूरोप और इंडिया का। फिर हम तीसरे गवर्नर की बात करते हैं, नीनो द कूना, जो आए थे 1529 में। 1529 में ये आते हैं। इनका सबसे बड़ा मतलब जो बेसिकली क्वेश्चन पूछता और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता कि हु शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा, तो नैनो द कूना ये आता है कि ये हेडक्वार्टर कहाँ से शिफ्ट किए थे, कोचिन से गोवा लाए थे कब, 1530 में। अपने एक ही साल में इन्होंने कर दिया था। और इन्होंने एक चीज का अटेम्प्ट किया था, बंगाल में डोमिनेशंस के अटेम्प्ट किए थे कि हम यहाँ पे अपना डोमिनेशन चला दे हुगली पोर्ट पे। वहाँ इन्होंने ये ट्राई किया, वहाँ पे पुर्तगीज का इस्टेब्लिशमेंट करवाने की कोशिश की, वहाँ पे लोकल्स जो पुर्तगाली लोकल्स थे वहाँ पे वहाँ रहने के लिए घर देने लगे। तो इनका ये एक बड़ा इनिशिएटिव था। अभी तक तो सब सिंपल चल रहा था। आते हैं फेवरेबल कंडीशंस ऑफ पोर्तुगीज। फेवरेबल कंडीशंस ऑफ कि मतलब फेवरेबल इन द सेंस कि ये इतने सालों तक इंडिया में कैसे रह लिए। तो पहला, जो नॉर्दर्न पार्ट था वो काफ़ी छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड था, किसी में यूनिटी नहीं थी, चाहे वो राजस्थान था या फिर जो भी वेस्टर्न और ईस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट था, इसमें किंगडम जो थे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड थे। जो डेक्कन पार्ट था वो डेक्कन पार्ट का जो ब्राह्मण किंगडम था वो टूट रहा था, टूट के छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ रहा था, जिसका इनको बेनिफिट मिल रहा था। इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी क्योंकि वो खुद में वॉर कर रहे थे। और जितने भी किंगडम्स थे ना, किसी के पास एक स्ट्रांग नेवी नहीं था। सिर्फ उस समय पुर्तगाल एक कंट्री थी जिसके पास एक स्ट्रांग नेवी था। इसकी वजह से ये सक्सीड कर पाए इंडिया में। लैक ऑफ यूनिटी इन अरब मर्चेंट, जो अरब मर्चेंट थे, जैसे यूरोप के जो मर्चेंट में थे यूनिटी थे, लेकिन अरब मर्चेंट में यूनिटी न होने की वजह से इनको दूसरा बेनिफिट मिला, इसलिए वो इंडियन ओशियन में पूरा कब्जा कर पाए। जो चाइनीज थे वो इंडिया तो आना चाहते थे घूम के, फिर वो उनके पास नेविगेशन नहीं थे कि आके शिप के थ्रू आके नेविगेट कर सके, चाहे हुगली का पोर्ट हो, चाहे उनके पास नेविगेशन का कोई तरीका नहीं था। और एक सबसे मेजर रोल था, पुर्तगाली जो थे अपने शिप पे कैनन लगा के चलते थे, मतलब तोफ, जिसकी वजह से वो दूसरों शिप को मार गिराते थे। ठीक है। जब से वास्को डी गामा इंडिया आया, मतलब वास्को डी गामा के आने के बाद, मतलब जब इंडिया कितने में वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा आया है इंडिया, उसके 50 साल बाद मोस्टली 50 साल बाद मोस्टली जो जितना दिख रहा है ये यहाँ पे पूरा पोर्तुगीज अपना फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट कर लिए, पूरा इस्टेब्लिश्ड हो गया था। और 60 माइल्स ऑफ कोस्टल अंडर देम, मतलब उनके अंडर 60 माइल कोस्ट भी आ गए थे, चाहे गुजरात से दीव तक हो, दीव से मुंबई, मुंबई से साउथ, ये पूरा अपने अंडर कर लिए विद इन द 50 ईयर। कैसे किए, क्या किए इन्होंने? एक तो पहली बात इनका सबसे बेनिफिट, साउथ में चेन बना के रखा था। कैसे? सी पोर्ट को फोर्ट्रेस से कनेक्ट किया था, और फोर्ट्रेस जो सी पोर्ट था उसमें फोर्ट्रेस बना दिया था, मतलब जहां से उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई उनके फैक्ट्री के अंदर ना आ जाए। तो ट्रेडिंग और फोर्ट्रेस और सी का एक चेन बना के रखा था, जिसकी वजह से वो साउथ में और डेक्कन में काफी सक्सेसफुल रहे। दूसरा, 1570 में 1570 के बाद इन्होंने बहुत सारी ट्रीटी की, मतलब छोटे छोटे किंगडम के साथ ट्रीटी कर ली, वहाँ के सुल्तानों के साथ ट्रेड के रिगार्ड में। और वो ट्रीटी तब तक नहीं खत्म हुई जब तक वहाँ के सुल्तान चल ही नहीं गए, जब तक सुल्तान आते रहे वो ट्रीटी रिन्यू होती गई। इसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलता चला गया और पूरे 1 सेंचुरी तक वो रूल किए, ट्रेड किए। फिर आते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता था वॉर में। ये डेक्कन और विजयनगर एम्पायर में पूरा वॉर कराते थे, चाहे वो मराठा और मुगल्स के वॉर में कराते थे। इससे इनको बेनिफिट होता था कि
ट्रेड के ड्यूरेशन में इनको कोई इंटरप्शन नहीं होता था, चाहे वो मराठास की तरफ से नहीं होता था, चाहे मुगल्स की तरफ से नहीं होता था। इसकी वजह से इनको बहुत बेनिफिट मिला। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि दो इनके ड्रीम थे, इनके जो प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी, उनका दो ड्रीम था, एक तो ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट करना, दूसरा रिलीजियस रिफॉर्म करना। पहला तो ड्रीम पूरा हो गया कि ट्रेड इस्टेब्लिश हो गया, नया रूट फाइंड हो गया, अब वहाँ पे इंडिया में इन लोग कॉलोनाइज कर चुके हैं इंडिया को, जो हो रहा है इनके मन मुताबिक हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन एक्चुअल में पुर्तगालियों ने बहुत रूल किया इंडिया पे। अब आते दूसरे पे, रिलीजियस रिफॉर्म। रिलीजियस रिफॉर्म में बेसिकली क्या था, इनका ये था कि हम प्रमोट करेंगे, क्या प्रमोट करेंगे, क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ये क्रिश्चियन डोम था ना, उसके लीडर पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली होने की वजह से इनको रिलीजियस में काफ़ी इंटरेस्ट था कि हम रिलीजियस अपना प्रमोट करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराते हैं, चाहे वो इंडियंस, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। स्टार्टिंग में ये मुसलमान की तरफ इनटॉलरेंस थे, तो बाद में जाने के बाद ये हिंदू की तरफ थोड़ा टॉलरेंस थे, लेकिन ये फिर हिंदुओं की तरफ भी टॉलरेंस हो गया, ज़बरदस्ती इन लोग कन्वर्जन कराने लगे। और इन सबको देखने के बाद भी मुगल एम्परर जो थे तब के अकबर थियोलॉजी का एक रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने ना गोवा में एक लेटर भेजा कि हम थियोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप दो कोई ऐसे पृष्ठ भेजिए जो थियोलॉजी पे डिस्कस कर सके। तो इन्होंने देखी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि चलो भाई, मुगल एम्परर अकबर बुला रहे हैं, उनको अगर हम क्रिश्चियनिटी में कवर कर लेंगे तो जो पूरा मुगल एम्परर रहेगा वो हमारे अंडर आ जाएगा, मतलब पूरी इंडिया हमारे अंडर आ जाएगी, पूरी इंडिया क्रिश्चियन बन जाएगी, तो हमको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, 1579 में इनका पहला अटेम्प्ट होता है मुगल एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के। लेकिन अकबर बहुत चालाक थे, वो सिर्फ थियोलॉजी पे डिस्कस करके इनको वापस भेज देते हैं। फिर एक ट्राई इनका 1580 में होता है, फिर 1590 में। ये 3 बार टोटल ट्राई करते हैं, लेकिन तीनों बार इनका फेल हो जाता है और ये सक्सेस नहीं हो पाते। ये इनका प्रोसेस है। रिलीजियस में जो दूसरा ड्रीम था कि हम पूरे इंडिया को रिलीजियस में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन ये कर नहीं पाए। लेकिन कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे। जो गोवा पार्ट था, काफ़ी मराठास को इन लोगों ने क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया। जो बेसेन था, जो आज का वसई विरार पार्ट था, वहाँ पे काफ़ी लोगों को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। अब इनका क्या होता है, विद इन द इतने सारे में ये जो फेवर होता है मुगल्स के साथ, इनका बनना मतलब थोड़ा बहुत अनबन चालू हो गई। क्या होता है रीज़न ये रहता है कि जहांगीर 1609 में 1609 में इंग्लिश मैन आते हैं, ये आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं जहांगीर के कोर्ट में फॉर द परमिशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन सूरत। लेकिन वो परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन एक क्या होता है कि जब इंग्लिश इंडिया में आते हैं तो एक बैटल हो जाती है। बैटल कहाँ होती है, सूरत के सी में होते हैं। बैटल किसके बीच में होती है, पुर्तगाली और ब्रिटेन के बीच में होती है। तो उस समय 1600 में पुर्तगाल की जो शिप थी ना, वो काफ़ी स्ट्रांग थी, और वो स्ट्रांग होने की वजह से वो क्या होता है कि वो जीत जाते हैं। और जीतने की वजह से इससे जहांगीर थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, और उनको 1613 में 1613 में सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने का फरमान जारी करते कि आप फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट कर लीजिए। और यहाँ से जो था पुर्तगालियों का डिक्लाइन चालू हो जाता है। देखिए क्या होता है कि कैप्चरिंग मुगल शिप, और सेकंड जो था ड्यूटी ऑन टैबाको। ये ना टैबाको जो था इंडिया में बहुत डिमांड होने लगी और इस पर इन लोग ड्यूटी लगाने लगे। ये भी था। स्लेव ट्रेड था। स्लेव ट्रेड की वजह से भी इनको काफ़ी ये इंडिया में स्लेव ट्रेड करने लगे, इंडिया से पुर्तगाल भेजने लगे स्लेव्स को। उसमें मेजर क्या होता है, जून में जो हुगली पोर्ट होता है, तो कलकत्ता में क्या होता है कि शाहजहाँ की जो वाइफ होती है, उनकी दो जो मेड होती है, उनको उन लोग स्लेव बनाते हैं और उनको हुगली के पोर्ट के थ्रू पुर्तगाल में भेजते हैं। और ये बात शाहजहाँ को पता चलती है, वो हुगली पोर्ट पे रेड कर देते हैं और बहुत सारे पुर्तगाली मारे जाते हैं। मतलब पूरा ट्रेड डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। और इसकी वजह से, पूरा कनेक्शन तोड़ने की वजह से जो पूरा पुर्तगाल का हुगली में बेस था सब खत्म हो जाता है और यहाँ से डिक्लाइन चालू हो जाता है पुर्तगालियों का। फिर दूसरे यूरोपियन आते हैं, कौन, डचेस आते हैं।
ये इनका थोड़ा सा ही रोल है, ज़्यादा रोल नहीं है। तो डचेस में पहली बार कॉर्नलिस आते हैं कहाँ पे, सुमात्रा में। कब आते हैं, 1596 में। एक्चुअल में फैक्ट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अलग टाइम पे है, और जो क्रोनोलॉजी ऑफ कमिंग टू इंडिया वो अलग टाइम में है। इंग्लिश फैक्ट्री पहले इस्टेब्लिश करते हैं और आते हैं बाद में। तो 1602 में कंपनी बनती है डचेस की, ईस्ट इंडिगो कंपनी ऑफ नीदरलैंड। वो वहाँ की गवर्नमेंट इनको क्या परमिशन देती है, कैरी ऑन वॉर जाके करो। क्या बोलती है, पोजीशन ऑन टेरिटरी, टेरिटरी एक्वायर कर लो। कंक्लूड एवरी टेरिटरी, मतलब जितना हो सके टेरिटरी अपने अंडर लो, वहाँ पे फोर्ट्रेस बना दो। ये लिखा ना, कंक्लूड टेरिटरी एंड मेक फोर्ट्रेसेस बनाने की पूरी छूट देती है, और बोलती है जितना पैसा लगेगा हम देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में। कब बनाते हैं, 1605 में ये पहली अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ, मसूलीपट्टनम। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ से बनाई थी, तो 1605 में मैच द फॉलोइंग के रूप में दे देगा कि ये एक साइड दे देगा ईयर, और एक साइड क्या दे देगा, फैक्ट्री दे देगा, इसका दे देगा डचेस की। तो पहली फैक्ट्री 1605 में बनाई। और क्या किया, दूसरा काम इनका था कि कैप्चर्ड नागापट्टनम फ्रॉम पुर्तगीज से नागापट्टनम कैप्चर कर लेते हैं। इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है कहाँ पे, कोरमंडल कोस्ट में, गुजरात, यूपी, बंगाल, पटना। ये सूरत में 1600 में फैक्ट्री 1616 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। भीमलीपट्टनम, पटना और नागपल्लम में 1658 में से 1658 में स्टैब्लिश करते हैं। मैं इसलिए बोला कि मैं बाईलैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा कोर्स ही ऐसा कि हम बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे आपको। चिनसूरा में ये 1653 में, 1653 में, कराईकल में ये 1645 में, 1645 में, और कोचीन में 1603 में। इतनी जगहों पे ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये जो पूछता है, ये यहीं से पूछता है, एक साइड ईयर देगा और एक साइड उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देगा कि कौन सी कहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सेम टाइम पे जब डच आए इंडिया, उसी टाइम पे इंग्लिश भी आए थे, और दोनों साथ में ग्रो करना चाहे, तो इनके बीच में राइवलरी होना तो जाहिर सी बात है। तो अम्बोनिया करके एक जगह है इंडोनेशिया में। ये जो था, ये पुर्तगाल से 1605 में डचेस ने वॉर करके जीत लिया था। तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ इंग्लिशमैन पहुँचते हैं और कुछ जापानीज रहते हैं। तो क्या होता है कि 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को ये लोग मैस्केड कर देते हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। और यहीं ये कहानी शुरू होती है इनकी वॉर की। और इसकी वजह से क्या होता है कि वॉर होता है, इंडिया में वॉर हो जाता है। तो इंडिया में और इंडोनेशिया में भी वॉर होता है। तो वॉर की वजह से दोनों को बहुत लॉस हो रहे थे। तो ब्रिटिश ये बोलते कि आप जो इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कीजिए, हम इंडिया में ट्रेड करते। तो ये 1667 में ब्रिटिश वॉर को विड्रॉ कर लेती है और इंडोनेशिया इनको दे देती है और इंडिया अपने पास रखती है। और एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हुगली 1759 में। ये बैटल याद रखना कि डचेस और इंग्लिश के बीच में जो वॉर हुआ था, बैटल ऑफ हुगली, वो कौन से ईयर में हुआ था, तो 1759 में हुआ था। अब आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर, मतलब द ब्रिटिशर्स, द एक्चुअल कहानी। तो इंग्लिश का आते हैं। तो कहानी शुरू होती है फ्रांसिस ड्रेक 1580। फिर ये एक पैरट्स रहते हैं, और इनका कनेक्शन जो किंग थे वहाँ के, ब्रिटेन के किंग थे, उनके साथ काफ़ी अच्छे थे। वो हेल्प करते थे इनको। तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि एक बार आप नया रूट ट्राई कीजिए इंडिया जाने का। तो वो क्या करते, पूरे वर्ल्ड का एक बार शिप से चक्कर लगाते। फिर भी ये पता चलता है कि जो पुर्तगालियों ने रूट ढूंढा वो सबसे ईजी रूट है। तो 1599 आते आते ये डिसाइड किया, कुछ ग्रुप इंग्लिश मर्चेंट जो ग्रुप होते जो बाद में कंपनी जाके इस्टेब्लिश करते हैं, कि चलो एक हिम्मत बनाते कि अब तो इंडिया जाएंगे, किसी भी हालत में हमको इंडिया पहुंचना है, और जाके वहाँ पे अपनी इस्टेब्लिश करते हैं और काफ़ी आगे हम बढ़ेंगे। तो क्या करते हैं ये ग्रुप, अब क्या होता है कि इंग्लिश जो मर्चेंट होते हैं, ये एक क्या बोलते हैं, ये अपना ग्रुप बनाते हैं और कंपनी बनाते हैं। तो इसी कंपनी को दिसंबर 31 को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ, ये है क्वीन एलिजाबेथ, यही हैं क्वीन एलिजाबेथ, परमिशन देती है
कि आप जाके 15 ईयर्स की मोनोपोली रहती है कि 15 ईयर्स जाके आप ट्रेड कीजिए इंडिया में। और सबसे बड़ा ये रहती है कि वो ना बोलती है कि इंडिया में, लेकिन कोई लिमिट नहीं डिसाइड करती है कि आपको इंडिया में ट्रेड कहाँ करना है। वो बोलती है ईस्टर्न पार्ट में। अब इसका फ़ायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जितना भी ईस्टर्न पार्ट में रहता है सब जगह ट्राई करते हैं और अपना अच्छा दबदबा भी बनाते हैं। तो ये जो हेडक्वार्टर है यही था लंदन में, इसका हेडक्वार्टर था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसका कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू ईस्ट इंडीज, ये नाम था। और एक दो कंपनी रहती है उनको मर्ज किया जाता है 1817 के आसपास, और यही जाके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। जो स्टोरी है, अब स्टोरी चालू करते हैं। 1609 से 1609 कैप्टन हॉकिंस कौन है, जो जहांगीर के कोर्ट पहुंचते, कब पहुंचते हैं 1509 में। 1509 में ये कहाँ पहुंचते हैं, जहांगीर के कोर्ट में, और इनसे परमिशन मांगते हैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सूरत में। लेकिन इनको परमिशन नहीं ग्रांट होती है। रीज़न ये रहता है कि पुर्तगाल के जो पुर्तगाली थे उनका दबदबा होने की वजह से, और वो कोर्ट के आसपास ही थे, तो वो पूरा ट्राई करते हैं कि परमिशन ना मिले, और इसलिए उनको परमिशन नहीं मिलती है। बट फिर भी 1911 में ये लोग ट्रेड स्टार्ट करना चालू करते हैं। कहाँ से, मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम में जो था इनका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, लेकिन ना कि इनकी फैक्ट्री हुई थी। इनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश हुई थी 1616 में, और ये 1613 में जब जहांगीर इनको परमिशन ग्रांट करते हैं इस्टेब्लिश फैक्ट्री करने में, तो इनकी पहली फैक्ट्री यहीं पे इस्टेब्लिश होती है सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कहाँ होती है, सूरत में। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनती है 1616 में। 1609 में कहीं पे इनकी, या 1611 में कहीं पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होती है। और सूरत में परमिशन देने का ये एक रहता है कि मैंने पुर्तगालियों के टाइम बताया था कि एक सी वॉर हुआ था सूरत के सी में, पुर्तगाली और इंग्लिश के बीच में, और इंग्लिश जीत जाते, जिससे काफ़ी जहांगीर इम्प्रेस्ड भी होते, और उनको ये भी खुशी होती चलो कोई तो आया नया जो पुर्तगालियों को हरा सकता, और शिप में बहुत तगड़े रहते हैं, तो इसलिए इनको परमिशन दे देते हैं। और फिर क्या होता है, 1615 की बात है, थॉमस रॉय वापस जहांगीर के कोर्ट पहुंचते हैं। जहांगीर के कोर्ट पहुंचते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं कि हमको कमर्शियल ट्रेड करना है। लेकिन फिर भी उनको परमिशन नहीं मिलता, लेकिन कुछ छूट मिलती है कि आप जाके कुछ सूरत से ट्रेड कीजिए कुछ जगहों पे, और कंपनी इस्टेब्लिश कीजिए अपना। और धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होती गई। इनको लगभग एक मेजरली फ़ायदा कहाँ होता है, जब पुर्तगाल जब की जो किंग थी उनकी शादी ब्रिटेन के किंग से हो जाती है, जिसमें पुर्तगालियों ने दावरी में बॉम्बे गिफ्ट किया था। दावरी में बॉम्बे गिफ्ट कर दिया किसको, ब्रिटेन के राजा को। तो ब्रिटेन को राजा को गिफ्ट किया ब्रिटेन 1662 में। अब ये धीरे धीरे स्थिति हो रही है, इनको कुछ मौके मिल रहे हैं, तो ये मौके ग्रैब कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं इंग्लिश के किंग ने। और फिर क्या होता है, 1687 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर लेती है। कहाँ से, सूरत से बॉम्बे कर लेती है। कब करती है, 1687 में। क्वेश्चन बनता है कि सूरत से बॉम्बे हेडक्वार्टर कब शिफ्ट हुआ था, तो ये वेस्टर्न पार्ट का हेडक्वार्टर था। तो वेस्टर्न पार्ट का जो हेडक्वार्टर था ये सूरत से ये बॉम्बे शिफ्ट करते, कब करते, 1687 में करते। 1632 में एक और अच्छी चीज़ हो जाती है इनके साथ, एक फरमान जारी करते थे, गोल्डन फरमान बोलते जिसको, सुल्तान ऑफ गोलकांडा के जो सुल्तान होते हैं वो इनको बोलते हैं कि 500 रुपये इनको मंथली दीजिए, और इनको बोलते हैं कि आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लीजिए। कहाँ पे, मद्रास में फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए देते हैं, और इससे काफ़ी इनको बेनिफिट होता है। चंदेरी का परमिशन हो जाता है, और ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। तो क्या करते, जब ये फैक्ट्री मद्रास में इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, तो यही बाद में जाके फोर्ट सेंट जॉर्जे बन जाता है, वो हेडक्वार्टर ऑफ साउथ बन जाता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्जे बन जाता है। कहाँ पे, जो फैक्ट्री मद्रास में बनाई गई थी उसी को फोर्ट सेंट जॉर्जे बना दिया जाता है, वही हेडक्वार्टर बनता है साउथ का। बंगाल की स्टोरी पे आते हैं। बंगाल की स्टोरी चालू होती है 1651 से। वहाँ के गवर्नर शाहजुजा कौन थे, मुगल एम्पायर के गवर्नर थे। उन्होंने अलाउ करते ट्रेड के लिए, कितने में, 3000 ड्यूटीज़ में। बोलते कि आप इंडिया के साथ यहाँ से आप ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने के लिए देते हैं।
तो वहाँ पे ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं हुगली में, एट पटना, कासिम बाजार। जब ये परमिशन देते हैं तो वो वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने लगते हैं। और ये एक इसी में क्या होता है कि जब ये फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं, जब इनका ट्रेड होता है, तो जो मुगल के वर्कर्स थे वो इनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूलते थे। तो इन्होंने जो विलियम हेडगे थे, फर्स्ट एजेंट ऑफ कंपनी इन बंगाल, 1682 में 1682 में इरेडेसल ऑफ गवर्नेंस, मतलब ये क्या बोलते हैं, जाके कंप्लेन करते हैं मुगल में कि आपके जो लोग हैं वो हमसे पैसा वसूल रहे हैं, आप इसके लिए कुछ कीजिए। बट मुगल एम्पायर इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बावजूद 1691 में एक वॉर हो जाता है मुगल और पुर्तगाल के बीच में, जिसकी वजह से ये हुगली का जो पोर्ट है वो लॉस कर देते हैं। और बाद में जाके फिर कुछ सालों बाद फिर एक ट्रीटी होती है सेम अमाउंट पे 3000 के बीच में, और इनको 1691 में वापस से ये वहाँ पे अपना ट्रेड चालू कर देते हैं। और 1696 में इनको जमींदारी का वो मिल जाता है कि आप 1200 रुपये दे के आप जमींदारी, विलेज की जमींदारी ले सकते हैं। तो इन लोगों ने 1200 रुपये में तीन गांव की जमींदारी ली थी। सुताईलाल, एक कलिकत्ता था, 3 था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लिखा भी नहीं है मैंने, सोलीतल कुछ तो था, और गोविंदपुर, एक तो गोविंदपुरम था। तो ये 3 जगह का देते हैं, और ये नाम गलत है शायद से, कहीं कुछ और नाम था, इसलिए मैं नाम ले नहीं रहा हूँ। तो और यही आगे जाके यही 3 विलेज फोर्ट विलियम बनते हैं। फोर्ट विलियम मतलब 3 का फोर्ट्रेस बनाया जाता है 3 विलेजेस को मिला के, और यहीं पे हेडक्वार्टर बनाया जाता है 1700 में। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर क्या रहता है, फोर्ट विलियम। और फिर आते हैं, एक फरमान जारी होता है, सबसे बड़ा फरमान। अब तक इन लोग का ट्राई जो था कि हम लोग को कुछ अच्छे से ट्रेड करने को मिल जाए फुल फ्लेज के साथ, जिस तरह से पुर्तगाली करते थे, बिना किसी रोक के, बिना किसी ड्यूटी के साथ, वो इनको अभी तक नहीं मिला था। क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो कोस्टल इलाकों में पकड़ बनाए रखे थे, और वो लैंड पे नहीं जाते थे, क्योंकि जो था उनके सिपाही वो इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन ऑन लैंड वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए उन्हें कोस्टल एरिया पकड़ रखे थे। लेकिन जो इंग्लिश थे वो लैंड और कोस्टल इलाकों के साथ साथ सब जगहों पे कब्जा करना चाहते थे। तो जो फरमान एक जारी हुआ था, जो फारूक सैयद फरमान, ये बहुत फेमस फरमान है। इसमें इनको क्या क्या मिलता है, ये मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी है, तो ईयर याद रखना, 1715 में इनको मिलता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, ये मुगल एम्परर है, एग्जम्प्टेड 3000 रुपीज ड्यूटी फ्रॉम द मुगल। जो बंगाल में ड्यूटी देना पड़ता था इनको 3000 रुपये, उससे एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, चलो ठीक है। पासेस इशू कराए जाते हैं कि मतलब इनके पासेस इशू कराए जाते हैं कि इनके बिना ट्रेड नहीं होगा, इनके परमिशन के बिना, जो भी होगा परमिट इनके थ्रू होगा। फिर क्या होता है, इनको और कहा जाता है कि आप जितना मर्जी आप रेंट कर सकते हैं लैंड। कलकत्ता में तो उन्होंने जितना चाहो उतना कम लैंड किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया, उसके साथ ट्रेड किया, इंडिगो बनाया, सिल्क ट्रेड किया, सिल्क की खेती की, अलग अलग चीज़ों की खेती, आलू की खेती, बहुत सारी चीज़ों की खेती की, और वहाँ पे ट्रेड किया। हैदराबाद को ड्यूटी फ्री कर दिया, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं। 1000 रुपये जो सूरत से ड्यूटी मिलती थी वो भी फ्री कर दिया कि आप फ्री में ट्रेड कीजिए। जो कॉइन थे, जो बॉम्बे में कॉइन प्रिंटेड होते थे ब्रिटेन के, वो जितना मुगल एम्पायर था सब जगहों पे चलने लगा। अब इनका काफ़ी अच्छा पकड़ हो गया, तो ये अब पूरी तरह से डोमिनेट करने लगे। इनकी स्टोरी आगे जाके बहुत सारी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेबल है, तो आगे जाके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आते हैं फ्रेंच के ऊपर। ये लास्ट यूरोपियन थे आने के लिए, लास्ट यूरोपियन, लेकिन डचेस, अभी हम लोग डैनिश को भी पढ़ेंगे। तो 1654 में कंपनी बनती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कितने साल की मोनोपोली, 50 साल की मोनोपोली दे दी। यहाँ के राजा ने बोल कि मतलब आप जाइए ट्रेड कीजिए, आपकी जो पैसे लेंगे, मनी, सारा चीज़, मैन पावर, अटलरी, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन था वहाँ के तब, लुइस 15 परमिशन देते हैं। 1677 में फैक्ट्री बनती है, कहाँ में, सूरत में, फ्रेंच नाम है, फैक्ट्री बनती है सूरत में। 1669 में
मसूलीपट्टनम के जो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनती है। और क्या होता है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से इन लोग वो परमिशन लेके, तो वहाँ के गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उन्होंने परमिशन देता है इनको मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाने में। 1673 में परमिशन शाही सता खान परमिशन देते हैं। कौन है ये? सूबेदार हैं, बंगाल के सूबेदार हैं, ये उनको देते हैं परमिशन कि आप बंगाल में ट्रेड कीजिए, ठीक है। डचेस कैप्चर्ड पुडुचेरी कब किए? 1693 में डचेस ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? वॉर हो गया किसका? स्पेनिश सेशन ब्रोक आउट। मतलब क्या हुआ कि इनका ना जैसे ये सक्सीड करना चाहते थे, लेकिन तभी स्पेनिश सक्सेशन हो गया और यूरोप में लड़ाई होगी इनकी, जिसकी वजह से इंडिया में कर नहीं पाए। तो क्या किए? अपनी फैक्ट्री बंद कर दिए। कहाँ पे बंद किए? सूरत, मसूलीपट्टनम में 18वीं सेंचुरी में ये लोग अपनी फैक्ट्री बंद करके चले गए। वापस से ये लोग आते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच कंपनी रीऑर्गेनाइज करते हैं 1720 में। इन्होंने ट्रीटी करते हैं और ढेर सारी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। और फिर इसी के दौरान कार्नेटिक वॉर हो जाता है। मैं कार्नेटिक वॉर अलग से पढ़ाऊंगा, उसके लिए अलग मेजर रीजंस मैं बता देता हूँ कि दोनों कंपनियां तो एक साथ आई थी। इंग्लिश भी तभी आई थी और फ्रेंच भी, दोनों एक साथ इंडिया आए थे। लेकिन रीजन क्या था कि इंग्लिश सक्सीड कर गया और फ्रेंच वहीं के रह गए। रीजन ये था, पहला रीजन था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, वो गवर्नमेंट की ओन नहीं करती थी, बस गवर्नमेंट परमिशन दिया करती थी। लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें 60% स्टेक गवर्नमेंट के थे, तो इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंस्टेंट डिसीजन लेती थी, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए रहता। नेवल सुप्रीमेसी थी, यहाँ पे नेवल सुप्रीमेसी उतनी थी नहीं। इनके पास एक ही मेन इंपॉर्टेंट था, पुंडीचेरी इनके पास मेन एक पार्ट था। बट इनके पास बॉम्बे, मद्रास जैसे बड़े बड़े, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े जगह थी। सुप्रीमेसी पहली बात तो इनके पास गवर्नर अच्छे थे, रॉबर्ट क्लाइव जैसे अच्छे वो थे, गवर्नर थे। और इनके पास ओनली डुप्लेसिस थे। आते डेंस के ऊपर, लास्ट है, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। इतना ही बड़ा लेक्चर था। डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश होती है? 1620 में। मेनली पूछा जाता है कि 1600 डेंस कंपनी, डेनिश लोग कब इंडिया आए थे? तो 1620 में। इनकी एक फैक्ट्री थी तंजूर के पास। ये क्या करते हैं, 1645 में ब्रिटिश को सारी चीज़ें बेच देते हैं और बेच के वापस चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना था। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी छूटी है आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हम लोग और काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।